हेलो गाइस, रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है। और जो भी छात्र छात्राएँ नेट, जीआरएफ, सेट और टीएसटी, पीएचडी और सोशलॉजी से संबंधित अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्नोत्तरी रामबाण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं अपने। और प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं अपनी चेतना प्रवाह में रहते हैं। यानी कि इसमें ये बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं और बल्कि स्वयं अपनी चेतना में रहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो इबरिंग गोफमैन है, एल्फ्रेड सूट्स है, पीटर बर्गर है और माइकल फूको है। तो जो जीवन जगत के विषय में बताया है वो एल्फ्रेड सूट्स ने बताया है। और जीवन जगत व्यक्ति की चेतना से संबंधित है, यानी सामाजिक चेतना है, उसकी स्वयं की चेतना है। तो जो चेतना है वो जीवन जगत से संबंधित है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है, एल्फ्रेड सूट्स। पहले का आंसर है एल्फ्रेड सूट्स। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना का प्रयोग इबरिंग गोफमैन ने अपने उपागम में नहीं किया है? निम्नलिखित में किस एक संकल्पना का प्रयोग इबरिंग गोफमैन ने नहीं किया है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रभाव प्रबंधन, अग्रमंच यानी फ्रंट स्टेज और टीम और विवरण। तो इबरिंग गोफमैन ने जो उपागम अपने दिए हैं उसमें उन्होंने प्रभाव प्रबंधन की अवधारणा उनकी है, अग्रमंच और पश्चिमंच की अवधारणा है और टीम भी है, टीम वर्क भी है। इसमें उन्होंने विवरण शामिल नहीं किया है, तो ऑप्शन 4 सही है। अपने उपागम में उन्होंने विवरण शामिल नहीं किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को, एक तरफ संकल्पनाएं हैं और दूसरी तरफ प्रतिपादक हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है बीचिंग एक्सपेरिमेंट, लाइफ वर्ड, ड्रोमर्ची। तो हम इसको ड्रोमर्ची से मिलाते हैं। तो ड्रोमर्ची किसकी है? ये है इबरिंग गोफमैन की। लाइफ वर्ड किसका है? लाइफ वर्ड है तो लाइफ वर्ड है एल्फ्रेड सूट्स का और ड्रामर्ची है इबरिंग गोफमैन की। और सोशल कंस्ट्रक्शन है वो इसमें जो पहला यानी बीचिंग एक्सपेरिमेंट है वो है ए का तीसरा यानी एच गार्फिंकल का है। और फिर उसके बाद है बी लाइफ वर्ड। तो लाइफ वर्ड है एल्फ्रेड सूट्स का। और फिर उसके बाद है ड्रोमर्ची, ये है इबरिंग गोफमैन का। और सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो है पीटर बर्गर और लकमैन का। तो इस तरीके से एक बार से फिर से इसको देख लेते हैं। इसमें जो सोशल कंस्ट्रक्शन है वो है पीटर बर्गर का। और जो ड्रामाटर्जी है वो है इबरिंग गोफमैन की। और लाइफ वर्ड है वो है एल्फ्रेड सूट्स का। और बीचिंग एक्सपेरिमेंट है गार्फिंकल का। तो इस तरीके से डी का दूसरा, तो इसमें डी का जो दूसरा है वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इस तरीके से इसका ऑप्शन 4 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों जो सामाजिक समूहों के सदस्य सामाजिक वास्तविकता के अपने भाव के निर्माण में लगाते हैं को उजागर करने के लिए बढ़ाता है वो क्या कहते हैं? एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों और सामाजिक समूहों के सदस्य सामाजिक वास्तविकता के अपने भाव के निर्माण में लगाते हैं को उजागर करने के लिए बढ़ाता है वो क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं नृजातीय प्रणाली विज्ञान, नृजातीय वर्णन और दृश्य घटना विज्ञान और मनोविज्ञान। तो जो हमारे सैद्धांतिक उपागम को जिन पद्धतियों के द्वारा उसको समझा जाता है, यानी उसकी सामाजिक वास्तविकता को समझा जाता है, सामाजिक समूहों के सदस्यों की वास्तविकता को, तो वो उस सैद्धांतिक उपागम को नृजातीय प्रणाली विज्ञान, जिसमें व्यक्ति किसी समूह की सामाजिक वास्तविकता को समझने का प्रयास करता है, तो उस विज्ञान को
यानी उस सैद्धांतिक उपागम को नृजातीय प्रणाली विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बर्गर और लैकमैन, हर्सल और सूट्स, और पार्सन्स और मर्टन, और डेविश और मूर। तो डेविश और मूर तो स्तरीकरण से संबंधित है, तो ये नहीं है। पार्सन्स सामाजिक अनुकरण, अनुकूलन और संरचना से संबंधित है, तो ये भी नहीं है। क्या हो गया? सॉरी, तो और हर्सल और सूट्स, हर्सल और सूट्स भी दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण या सामान्य बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बर्गर और लैकमैन। बर्गर और लैकमैन दैनिक जीवन में जो होने वाली क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो दैनिक जीवन में घटने वाली छोटी से छोटी घटनाएं, सामान्य घटनाएं जो होती हैं, उनका अर्थ लगाता है। तो इस विषय में बर्गर और लैकमैन के द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो भी सामान्य जीवन में घटनाएं घटित होती हैं वो हमारी सामान्य बुद्धि से होती हैं, जिनको हम अपने चेतना से नहीं लेते हैं। वो स्वाभाविक तौर पर दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में क्रियाएं होती रहती हैं, घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 6, यह किसका कथन है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है, अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। यह कथन किसका है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है, अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एल एल्थुजर, एंथनी गिडिंग्स, कार्ल मार्क्स, जुगरेन हैबरमॉस। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, इन्होंने वैचारिक अर्थव्यवस्था यानी वैचारिक अर्थव्यवस्था अधिसंरचना की बात इन्होंने बताई है, और इन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में मात्र वैचारिक अधिसंरचना नहीं है, इसमें समाज के और भी तत्व शामिल होते हैं, और भी सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो भी शामिल होती हैं। तो इन्होंने ये कथन दिया है एल एल्थुजर ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी मिलान करना है सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड से। तो इसमें मिलान करना है संरचनावादी स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, संरचनात्मक मार्क्सवाद। तो संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं एल एल्थुजर हैं संरचनात्मक मार्क्सवादी। फिर है क्रिटिकल थ्योरी आलोचनात्मक सिद्धांतवादी, तो ये हैं हैबरमॉस हैं। नियो फंक्शनलिज्म नौ मार्क्सवादी अलेक्जेंडर हैं। और स्ट्रक्चरल थ्योरी यानी संरचना सृजन सिद्धांतवादी यानी संरचनाकरण सिद्धांत दिया है जिन्होंने, ये एंथनी गिडिंग्स है। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन होगा, तो इसमें होगा ए का तीसरा और बी का चौथा। तो ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन इसका 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लेजिटिमेशन क्राइसिस नामक पुस्तक का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन लेजिटिमेशन क्राइसिस नामक पुस्तक का लेखक है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है जे अलेक्जेंडर, जुगरेन हैबरमॉस, एल एल्थुजर और एच गॉर्फिंकल। तो ये जो पुस्तक है इसके राइटर हैं जुगरेन हैबरमॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नौ प्रकार्यवाद की परिभाषा दी है? ये कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत का आत्म आलोचक तत्व जो प्रकारात्मकवाद के बौद्धिक क्षेत्र का इसके सैद्धांतिक केंद्र के अक्षुण्ण रखते हुए विस्तार करने का प्रयास करता है के रूप में की है। तो ये परिभाषा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है? तो जो ये प्रकार्यात्मक सिद्धांत के विषय में बताया है कि आत्म आलोचक तत्व जो प्रकार्यात्मक
वाद के बौद्धिक क्षेत्र का इसके सैद्धांतिक केंद्र को अनुरक्षण रखते हुए विस्तार करने का प्रयास करता है कि उसमें तर्क को शामिल करता है और तर्क के माध्यम से वो इस तरीके से संरचना की जो क्रिया है वो आगे को बढ़ती है। इसमें तर्क के द्वारा आगे की क्रियाएं उससे प्रक्रियात्मक व्यवस्था समाज में जो होती है वो बनी रहती है और निरंतर इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें ये कहा है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये है ऑप्शन टी पार्सन्स और ई सिल्फ, जे अलेक्जेंडर और पी कलोमी और जे अलेक्जेंडर और जे टर्नर और पी कोहेन और गोल्डनर। तो ये जो परिभाषा दी है वो है अलेक्जेंडर और पी कलोमी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार जीवन जगत व्याख्या परक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। किसके अनुसार जीवन जगत व्याख्या परक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं जे हैबरमास, एल्फ्रेड सूर्स, एम वेबर और एच गार्फिंकल। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है हैबरमास। इन्होंने संप्रेषणात्मक भाषाई सिद्धांत दिया है जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा इन्होंने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जब लोग एकत्रित होते हैं और भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे से विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो नए तर्क सामने निकल कर आते हैं, नवीन विचार निकल कर सामने आते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन सही है वो है ए यानी हैबरमास। तो आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।